जय हिंद। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल नैन आईएएस पर। उम्मीद है नैन आईएएस चैनल पर जो भी वीडियोस हैं, जो भी क्लासेस चल रही हैं, आपको उनसे मदद मिल रही होगी। हम लगातार मेहनत कर रहे हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो सके और आगामी जो भी स्टेट पीसीएस की परीक्षाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है उसी दिशा में मेहनत कर रहे हैं और उससे आपको निश्चित तौर पर मदद मिल रही होगी। अगर आप वीडियोस देख पा रहे होंगे तो निश्चित तौर पर उससे मदद मिल रही होगी। और इस चैनल पे बराबर जो भी जीएस के सब्जेक्ट हैं उनसे संबंधित प्लेलिस्ट है, आप वहाँ जाएं, उन्हें देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे सबको जो है मदद मिले। ठीक है, तो दोस्तों जो है मैं इस सीरीज में आपको लेके चल रहा हूँ। मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो फिजिक्स में आज की क्लास में आपके साथ हम हैं और फिजिक्स में पिछली क्लास में जो डिस्कस हुआ था उसके आगे हम चलते हैं। पिछली क्लास अगर आपने की होगी तो आपको पता है कि हम बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत डिस्कस कर रहे थे। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक सूत्र दिया था इसके संदर्भ में, E बराबर mc²। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था संक्षेप में। ये क्या है? इस ब्रह्मांड में देखिए जो भी ऊर्जा है किसी भी रूप में है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। अगर ऊर्जा किसी एक रूप में है तो उसका दूसरे रूप में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन नष्ट वो कभी नहीं हो सकती। केवल रूप में परिवर्तन हो सकता है, तरीके में बदलाव हो सकता है बस, लेकिन ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। कुल ऊर्जा का जो मान है वो हमेशा संरक्षित रहता है। यही है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो ये हमने आपको बता दिया था पिछली क्लास में। अब आज के लिए हमको शुरू कहाँ से करना है? कुछ महत्वपूर्ण जो है यंत्र होते हैं या बहुत महत्वपूर्ण जो आविष्कार हैं जिनके माध्यम से जीवन आसान है, वैज्ञानिकों ने उनके माध्यम से मानव का जीवन बहुत ही आसान कर दिया है। बहुत सारे दैनिक जीवन में काम आने वाले ऐसे यंत्र हैं या तकनीक है। तो हम ये देखेंगे कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर कौन सी ऊर्जा किस दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और नष्ट नहीं होती। आइए एक लिस्ट है उसको हम डिस्कस करते हैं। कौन कौन से वो यंत्र हैं या वो तकनीक है जिसके माध्यम से ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो है यहाँ पर क्या हम लिखेंगे? उपकरण या यंत्र। दूसरा हम लिखेंगे यहाँ पर जो ऊर्जा का रूपांतरण है, ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा का रूपांतरण किस यंत्र में होता है? आप ध्यान से समझने का प्रयास करिए। सौर सेल, सोलर सेल आप जानते होंगे, सौर सेल। सौर सेल में क्या होता है? सौर सेल में होती है प्रकाश ऊर्जा। क्या होती है? प्रकाश ऊर्जा। ये जो प्रकाश ऊर्जा है ये किस में बदल जाती है? ये बदलती है विद्युत ऊर्जा में। आपने देखा होगा सोलर सेल्स जो होती हैं वो किसके माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करती हैं? लाइट से या प्रकाश से, और वो उसको जो है संरक्षित रखती हैं। उसके बाद जब जरूरत पड़ती है तो उनका किस ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सोलर सेल का। जो सोलर सेल या सौर सेल होती है उसकी जो प्रकाश ऊर्जा है वो किस में बदलती है? विद्युत ऊर्जा में, नष्ट नहीं होती। ठीक है, चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। डायनेमो। दूसरा उदाहरण देखते हैं, क्या है? डायनेमो। डायनेमो एक मोटर है, एक मशीन है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। इसकी ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है? जब ये काम करता है तो ये यांत्रिक ऊर्जा के माध्यम से काम करता है। अब इसकी जो यांत्रिक ऊर्जा है ये किस में बदलती है? विद्युत ऊर्जा में। किस में बदलती है? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, समझ में आया आपको? डायनेमो की जो यांत्रिक ऊर्जा है वो किस में बदल जाती है? विद्युत ऊर्जा में।
चलिए विद्युत मोटर देख लेते हैं, जो मोटर काम करती है, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर में आपको पता है कि विद्युत ऊर्जा ही होती है, तो इसमें जो है विद्युत ऊर्जा तो होती ही है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा के माध्यम से ये काम ही करता है, ऊर्जा उत्पन्न भी होती है। ये किस में चेंज होती है? ये चेंज हो जाती है यांत्रिक ऊर्जा में। मतलब इससे यंत्र में कोई काम होता है, जैसे आपने डायनमो में देखा कि यांत्रिक ऊर्जा है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। इसी तरह जो है इलेक्ट्रिक मोटर से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। सेम उल्टा होता है इसमें डायनमो और विद्युत मोटर में। चलिए माइक्रोफोन आपने सुना होगा, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन, अब माइक्रोफोन में क्या होता है, ध्वनि ऊर्जा किस में बदल जाती है? माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि को ग्रहण करता है और दूसरे जो है सिरे तक या दूसरे जो है रिसीवर तक उसको संचालित करता है। तो ध्वनि ऊर्जा किस में बदलती है? ट्रेवल करना होगा उसको, तो ध्वनि ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल के ट्रेवल करेगी, या अगले जो भी रिसीवर है वहां तक पहुंचाएगी विद्युत ऊर्जा के रूप में। तो ध्वनि ऊर्जा किस में बदलती है? विद्युत ऊर्जा। ये काम कौन यंत्र करता है? माइक्रोफोन। कौन यंत्र करता है? माइक्रोफोन। लाउड स्पीकर, अब आप अगर कोई प्रोग्राम करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो है लाउड स्पीकर लगाया जाता है ध्वनि को तेज प्रसारित करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, ध्वनि को तेज प्रसारित करने के लिए मतलब यह है, इसमें जो विद्युत ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा जो होती है, इसको किस ऊर्जा में बदल देते हैं? ध्वनि ऊर्जा में। ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है। जो मतलब आवाज होती है उसको कन्वर्ट करके मैक्सिमाइज करके इसको किस चीज में बदल दिया जाता है? ध्वनि ऊर्जा में, ताकि वो दूर दूर तक सुनाई पड़े, ठीक है। लाउड स्पीकर हो गया। अब देखिए सितार। सितार एक वाद्य यंत्र है। सितार क्या है? सितार एक वाद्य यंत्र है। इसमें क्या होता है, ये बजाया जाता है, हाथ से बजाया जाता है। तो सितार में जो यांत्रिक ऊर्जा, मतलब जो ये काम होता है बजाने का इसके, ठीक है, ये यांत्रिक ऊर्जा किस में बदल जाती है? ध्वनि ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा किस में बदलती है? ध्वनि ऊर्जा में। किस में बदलती है? ध्वनि ऊर्जा में। तभी इससे स्वर निकलता है। जो यांत्रिक ऊर्जा है वो किस में बदल जाती है? साउंड एनर्जी में बदल जाती है, जिससे जो है हमें सुर सुनाई पड़ता है या म्यूजिक सुनाई पड़ता है। क्लियर हुआ? चलिए कुछ यंत्र और देख लेते हैं, कुछ उपकरण और देख लिया जाए, ठीक है। ये समझ में आया आपको? ये उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं और कुछ यंत्रों के बारे में। अब जैसे बल्ब है, बल्ब कह लीजिए या ट्यूबलाइट कह लीजिए, ट्यूबलाइट कह लीजिए। यह क्या करता है? ट्यूबलाइट क्या काम करता है? ये विद्युत ऊर्जा, इसमें आप इलेक्ट्रिक जब करंट फ्लो करते हैं तो ये क्या करता है? प्रकाश और उष्मा ऊर्जा में बदलता है। इसमें विद्युत ऊर्जा, जब आप विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? प्रकाश और उष्मा ऊर्जा में। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इसमें जो अभीष्ट होता है या आवश्यक होती है वो प्रकाश ऊर्जा ही होती है। बल्ब और ट्यूबलाइट या जो प्रकाश उत्पन्न करने वाले ऐसे बल्ब हैं, इनका मुख्य ध्येय क्या होता है? सिर्फ लाइट ही होता है, प्रकाश ही होता है। ये उष्मा ऊर्जा जो है व्यर्थ निकलती है और इसका कोई यूज नहीं होता। नई तकनीकों में इस चीज का ध्यान रखा जा रहा है कि उष्मा ऊर्जा का अपव्यय कम से कम हो, क्योंकि असली पर्पज हमारा होता है प्रकाश ऊर्जा। चलिए ठीक, लेकिन इस दोनों ऊर्जा का उत्पादन होता है, इस ऊर्जा किस ऊर्जा से होता है? विद्युत ऊर्जा से। मतलब विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट होके इस ऊर्जा में बदल जाती है, जिससे ऊर्जा का रूपांतरण हो जाता है। और वो किसके द्वारा होता है? बल्ब है, ट्यूबलाइट है। अच्छा, मोमबत्ती का जलना, यहाँ भी एक ऊर्जा है, मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना, इसमें देखिए क्या है? रासायनिक ऊर्जा है। रसायन जो है जलता है, रसायन के साथ प्रक्रिया होती है। तो रासायनिक ऊर्जा किस में बदलती है? रासायनिक ऊर्जा प्रकाश, और जैसे यहाँ आपने देखा तो रासायनिक ऊर्जा किस में परिवर्तित होगी?
रासायनिक ऊर्जा किस में बदल जाएगी? ये बदल जाएगी प्रकाश में, क्योंकि मोमबत्ती जलेगी तो प्रकाश होगा और थोड़ी बहुत ऊष्मा भी होगी। ठीक है, तो ये किस में बदल जाती है? प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में। क्लियर हुआ? चलिए ये भी ध्यान दीजिए, ये एक तरह से रासायनिक परिवर्तन होता है, इसके बाद ये इस ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। अब कोयला जैसे जलता है, कोयला जैसे कोयला जलता है, तो कोयला को अगर हम जलाते हैं, कोयले का जलना, तो क्या है ये भी रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, रसायन होता है एक तरह से, कार्बन जो होता है, कार्बन का दहन होता है, तो रासायनिक ऊर्जा यहाँ पर भी किस में बदलती है? सबसे बड़ा इसका पर्पज होता है ऊष्मा ऊर्जा का, और कुछ न कुछ प्रकाश तो निकलता ही है, कोई चीज़ जलेगी तो ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है हमें कैसे? जिससे हम खाना बनाते हैं और जो है बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ठीक है, तो ऊष्मा ऊर्जा कैसे बनती है? रासायनिक ऊर्जा से, मतलब कोयले के जलने के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट किस में हो जाती है? ऊष्मा ऊर्जा में। आप जो विद्युत सेल आते हैं, इलेक्ट्रिक सेल आते हैं, विद्युत सेल जो इलेक्ट्रिक सेल आते हैं, ये क्या करते हैं? ये भी रासायनिक ऊर्जा को, इसमें देखिए केमिकल होता है, बहुत सारे रासायनिक पदार्थ होते हैं, तो इसमें जो है जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वो रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? विद्युत ऊर्जा, जिससे बहुत सारे काम संपन्न होते हैं। ठीक है, ये कब संपन्न होंगे? जब रासायनिक ऊर्जा उसकी है तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, यही काम सेल करता है। ठीक है, अब आइए इंजन देख लेते हैं। इंजन क्या करता है? इंजन का काम क्या होता है? इंजन का काम दोस्तों होता है ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। इंजन का काम क्या है? इंजन का काम क्या है? ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, में बदलना। ठीक है, चलिए ठीक है, ये भी हो गया। अब बचा क्या? प्रकाश। अब एक देखिए जो प्रकाश विद्युत सेल आता है, ठीक है, एक आता है ना प्रकाश विद्युत सेल या सौर सेल, आपने देखा है। तो इसमें क्या होता है? जो लाइट एनर्जी है, मतलब प्रकाश ऊर्जा है, इसको किस में कन्वर्ट करते हैं आवश्यकता पड़ने पे? विद्युत ऊर्जा के रूप में। ठीक है, किसमें कन्वर्ट करते हैं? विद्युत ऊर्जा के रूप में। अब देखिए दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण आपके उदाहरण हैं। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं यंत्रों के, जिसके माध्यम से ऊर्जा जो होती है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। आइए देखते हैं, आइए हम आगे क्या देखेंगे। यंत्रों को हमने देख लिया, उपकरणों को। आइए देखते हैं कि असल में जो है सौर ऊर्जा का एक रूप है सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा हमने देखा था कि कुछ महत्वपूर्ण रूपों को हम देखेंगे। तो आइए सोलर एनर्जी के बारे में बात किया जाए, काफी महत्वपूर्ण है सोलर एनर्जी। तो सौर ऊर्जा को थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे कि सौर ऊर्जा है क्या। हमको क्या समझना है? सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी को हमको समझना है। सौर से आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है। लेकिन कैसे प्राप्त होती है ये हम देखते हैं। तो देखिए सूर्य जो होता है ये ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी पर जो है सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत सूर्य ही है। जो है जितनी भी रासायनिक ऊर्जा और कार्बनिक ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य से ही होती है। और इस ऊर्जा का इतना महत्व है कि इसको ग्रहण करके जो भी पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और अपना भोजन तथा उन पर निर्भर करने वाले समस्त जीवधारियों का वो भोजन का व्यवस्था करते हैं या भोजन का प्रबंध करते हैं। अब जो शाकाहारी नहीं है तो वो जो मांसाहारी जीव हैं वो शाकाहारियों पे निर्भर करेंगे, लेकिन तभी निर्भर कर पाएंगे जब शाकाहारी जीवों का अस्तित्व होगा। और वो भी कहीं न कहीं शाकाहारी जीव भी
निश्चित तौर पर जो है पौधों पर निर्भर करते हैं। तो ये जो पोषण का क्रम है और पोषण की जो व्यवस्था है, ये संभव ही न हो पाती अगर प्रकाश की ऊर्जा न मिलती। न तो फोटोसिंथेसिस होता, न तो जो है प्राणवायु ऑक्सीजन का उत्पादन होता, श्वसन संभव न होता। तो आप समझिए कि ये जो है सबसे बड़ा स्रोत है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए जो सोलर में एनर्जी है वो क्या है। अब इसमें देखिए 70% जो सूर्य है वो कैसे बना है, 70% इसमें क्या है, हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन है। 28% क्या है, 28% है हीलियम, और 2% क्या है, अन्य भारी तत्व। सबसे पहले हम सूरज के कंपोजिशन को समझेंगे, संगठन को समझेंगे कि असल में सूरज बना कैसे है और किस तरह ये इतनी ऊर्जा का उत्पादन करता है, ये हम देखने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो सूरज का भाग है ये 70% जो है केवल ऑक्सीजन इसमें है, ठीक है। 28% हीलियम से बना है और 2% मात्र इसमें जो है अन्य भारी तत्व शामिल है, ठीक है। ये इसका कंपोजिशन हो गया, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए कैसे जो है क्या होता है, नाभिकीय संलयन, याद रखिएगा, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या होता है, फ्यूजन होता है। संलयन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन, मतलब कणों का मिलके जो है एक कण बनाना, कई कणों का आपस में जुड़ के मिलके एक कण बनाना, ये संलयन होता है। विस्फोट क्या होता है, एक कण में विस्फोट और कई कण बन जाए, ये क्या होता है, नाभिकीय विखंडन। यहाँ हम नाभिकीय संलयन देखेंगे। तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया ही जो है सूर्य में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, यही प्रक्रिया सबसे बड़ा स्रोत। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, 4 याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, 4 हाइड्रोजन, कितने, 4 हाइड्रोजन मिलते हैं और ये क्या करते हैं, 4 हाइड्रोजन मिलके एक नाभिक बनाते हैं। 4 हाइड्रोजन के नाभिक मिलके एक नाभिक बनाते हैं, किसका, हीलियम का। मतलब याद रखिएगा हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट होता है, न कि हीलियम से हाइड्रोजन में, ये याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो ये नाभिक होते हैं बनते हैं 4 से 1, वो किसके होते हैं, हीलियम के, और इस क्रम में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पादित होती है और ऊष्मा उत्पादित होती है। यही नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया ही जो है सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन। अब देखिए, अब ये ऊर्जा किसके रूप में निकलती है, ये ऊर्जा जो होती है ये विद्युत चुंबकत्व, ठीक है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, विद्युत चुंबकत्व तो आप पढ़ेंगे बाद में, तो विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं उसी के रूप में और आवेशित कणों के रूप में निकलती है। यह जो ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा, इनके जो संलयन से बनी है, ये किससे निकलती है, किस तरह से, विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसमें इलेक्ट्रिक भी होता है मैग्नेटिक भी होता है, वो वेव्स होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स मिला के जो है, अब समझिए जो ये बहुत ही ताकतवर होती, गुरुत्वाकर्षण से 10 गुना, 10 घाते 38 गुना मैंने बताया है इसको जो है कि इतनी पावरफुल होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे ये क्या होती हैं, निकलती हैं, के रूप में निकलती हैं, तरंगों तथा आवेशित कण, जो आवेशित, इनमें कणों में आवेश होता है, ऐसे कणों के रूप में ये ऊर्जा निकलती है, तथा आवेशित कणों के रूप में, आवेशित कणों के रूप में, मतलब जो चार्जेबल जो है पार्टिकल्स होते हैं उसके माध्यम से ये निकलती है। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से निकलती है और ये आवेशित कणों के माध्यम से बाहर निकलती, ये ऊर्जा इस्तेमाल होती है। फिर और ऊर्जा जहाँ पर जरूरत होती है वहाँ पर देने के लिए, पौधों को लिए जो है यही रासायनिक ऊर्जा इस्तेमाल होती है। पृथ्वी पर जब ये किरणें पहुँचती हैं, ये ऊर्जा पहुँचती है, तो हमें जो है ये हमें भी वस्तुओं को देखने में मदद मिलती है। जो दृश्य ऊर्जा होती है उष्मा ऊर्जा के रूप में हम जो है, हमारा शरीर गर्म होता है, पृथ्वी का धरातल गर्म होता है, और पौधे इसको किस रूप में लेते हैं,
वो फोटोसिंथेसिस में इसका इस्तेमाल करके भोजन बनाते हैं और पोषण की प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये जो है ऊर्जा का रूप है कि किस तरह ऊर्जा उत्पादित होती है, किस रूप में। अब देखिए ये तो आपको क्लियर हुआ। यही हमारा क्या है, सौर विकिरण। इसी को हम क्या कहते हैं, सौर विकिरण। जो सूरज का विकिरण पहुंचता है, सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन यही है, ठीक है। जो पृथ्वी पर किस रूप में पहुंचती है, चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, आवेशित कणों के रूप में। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब ये हो गया आपका। अब देखिए इसमें दो चीज बहुत अच्छे से समझना है आपको। एक होती है अवरक्त किरणें। क्या होती हैं, अवरक्त किरणें। अल्ट्रावायलेट रे, एक होती है अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें, जिसकी वजह से त्वचा में कैंसर जैसी समस्याएं भी होती हैं, ठीक है। अवरक्त किरणों को आपको समझना है, अवरक्त किरणें क्या होती हैं। और ये दूसरी वाली कौन सी है, दूसरी वाली है दृश्य, दृश्य विकिरण, दृश्य। दूसरी कौन सी है, दृश्य विकिरण, दृश्य विकिरण। अच्छा, दृश्य विकिरण और अवरक्त विकिरण में अंतर क्या है, देखिए ये जो है प्रकाश, ये एक तरह से प्रकाश किरणें कही जाती हैं। इनके माध्यम से हम वस्तुओं का दर्शन करते हैं, वस्तुओं को देखते हैं या दर्शन करते हैं, देखते हैं, ठीक है। जो देखने के लिए जो किरणें इस्तेमाल होती हैं या जो वस्तुओं पर पड़ के हमारी आंखों पर उनका प्रतिबिंब बनाने में काम करती है, वो कौन सी किरणें होती हैं, वो प्रकाश किरणें होती हैं, दृश्य विकिरण होता है। और अवरक्त किरणें क्या होती है, जो हमें ऊष्मा महसूस होती है। आपने फील किया होगा, जो ऊष्मा महसूस होती है सूरज की किरणों से, वो ऊष्मा विकिरण क्या है, ये विकिरण इसी अवरक्त किरणों से होता है। इससे होता है, अवरक्त किरणों से होता है। तो ये इन दोनों किरणों का काम है। अल्ट्रावायलेट एक होती है, एक होती है पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें। ये जो होती हैं इसको फिल्टर कर लेती हैं ओजोन की परत, ओजोन की परत होती है तो इसको फिल्टर करती है, क्योंकि ये जो है बहुत घातक होती है, ठीक है। इसको अल्ट्रा वायलेट रेस कहते हैं, यूवी कहते हैं, ठीक है। त्वचा में कैंसर से लेकर बहुत सारी समस्याएं इसकी वजह से पैदा होती हैं। तो हमने देख लिया अवरक्त किरणों को। अवरक्त को हम क्या कहेंगे, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेज कहते हैं, ठीक है। इंफ्रारेड का मतलब होता है अवरक्त किरणें। क्लियर हुआ, हमने सौर विकिरण को पूरी तरह से समझ लिया, सौर रेडिएशन को हमने समझ लिया, ठीक है। किरणों को भी हमने देखा कि कौन सी किरण किस लिए इस्तेमाल होती है। चलिए, ये हमारा टॉपिक समझ में आ गया कि हमने सौर विकिरण अच्छे से समझ लिया। इसमें कोई चीज़ जो है ऐसी नहीं है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो और हमने न बताया हो, तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखिए एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। ये तो हो गया। अब गुरुत्वाकर्षण, जैसा कि हम पढ़ ही रहे हैं ऊर्जा के बारे में, कौन सा बल है, तो वो सारे टर्म्स में अब हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा आपका गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। इसको हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब हो गया गुरुत्वाकर्षण बल। इसको समझें कैसे, क्या है ये, देखिए गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, बहुत ही कमजोर, जो 4 मौलिक बल हैं हमने देखा है, 4 मौलिक बल में जो गुरुत्वाकर्षण बल है, यही जो हम लोग पढ़ रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर मौलिक बल है। सबसे क्षीण बल कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल है। सबसे क्षीण जरूर है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भी है, इसका एक अपना महत्व है। कैसे, और ये है क्या, जो ब्रह्मांड है हमारा, उसमें जितने पिंड हैं, हर पिंड जो है एक दूसरे पे एक तरह का बल लगा रहा है, ठीक है। प्रत्येक कण या पिंड उनके द्रव्यमान के कारण उनमें क्या होता है, एक बल लगता है।
इनका एक निश्चित द्रव्यमान है, इनका एक निश्चित द्रव्यमान, इनका। तो ये एक बल से अपनी तरफ जो है इन पिंडों को खींचती हैं या वस्तुओं को खींचती हैं। कभी कभी इसका अनुभव होता है। बहुत ज़्यादा द्रव्यमान अगर किसी पिंड का है तो वो अनुभव इस चीज़ का करा सकती है, अगर नहीं होगा तो अनुभव नहीं होगा। मतलब द्रव्यमान होना आवश्यक है। तो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं क्या करती हैं, ये एक दूसरे पर एक आकर्षण बल लगाती हैं, एक दूसरे के प्रति क्या करती हैं, आकर्षण बल लगाती हैं या अनुभव करती हैं। आकर्षण बल लगाती हैं या खींचती हैं अपनी तरफ। अब यही जो आकर्षण बल है, गुरुत्व का आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, इस ब्रह्मांड में समस्त वस्तुएं या पिंड एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं और यही आकर्षण बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बल है। अब देखिए इसमें क्या जानना है आपको, एक चीज याद रखिएगा, द्रव्यमान, अभी मैं आपको उदाहरण में बताऊंगा कि द्रव्यमान का होना बहुत आवश्यक है। अगर द्रव्यमान अधिक मात्रा में नहीं है तो गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव नहीं होगा। ठीक है, अभी उदाहरण के रूप में हम इसको बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप गुरुत्वाकर्षण बल को समझ गए। अब देखिए ग्रहों की गति, ग्रहों की गति देखेंगे हम। ग्रह क्या है, ग्रह समझेंगे। सबसे पहले ग्रह क्या है दोस्तों, जो भी पिंड तारों के प्रकाश से आलोकित होते हैं और उसका चक्कर लगाते हैं, वो क्या है, प्लैनेट हैं। वो क्या है, प्लैनेट हैं। प्लैनेट में हमारा पृथ्वी भी एक प्लैनेट है, हमारी पृथ्वी भी क्या है, एक प्लैनेट है, एक ग्रह है। अब ग्रहों का कुछ पिंड चक्कर लगाते हैं। अब उपग्रह जब हम देखेंगे, सैटेलाइट देखेंगे, तो सैटेलाइट में क्या होगा, क्या हम देखेंगे, वो ऐसे पिंड हैं जो किसी ग्रह का चक्कर लगाते हैं एक निश्चित कक्षा में। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा सूर्य है जो एक तारा है, ये क्या है, एक तारा है। अब इसके चारों ओर एक निश्चित कक्षा में, एक निश्चित कक्षा में आपको पता है 8 ग्रह हैं। ठीक है, 8 ग्रह हैं और ये एक निश्चित कक्षा बना के इसका जो है क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। यही हमारी पृथ्वी भी है, ये भी एक निश्चित कक्षा में इसका चक्कर लगाती है। अब इस पृथ्वी का भी एक उपग्रह है चंद्रमा। कौन सा उपग्रह है, चंद्रमा। ये पृथ्वी की चक्कर लगाने के साथ साथ ही जो है ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है। मतलब पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती रहती है और ये पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। तो ये हमारा तारा हो गया, ये हमारी पृथ्वी हो गई और ये हमारा क्या हो गया, चंद्रमा, जो कि क्या है, उपग्रह है। ठीक है, क्लियर हुआ, तारा, ग्रह और उपग्रह क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए यहाँ हमने ये चीज को समझ लिया। आइए देखते हैं ग्रहों की गति। ग्रहों की गति को समझते हैं कि कैसे ग्रह गति करते हैं और क्या चीजें हैं जो आपको इसके विषय में जाननी चाहिए। ठीक है, अब देखिए अपनी कक्षाओं में परिक्रमण कर रहे हैं और किसी पिंड का चक्कर लगा रहे हैं, किसी तारे का चक्कर लगा रहे हैं, तो आपने देख लिया ये क्या है, ग्रह है। ठीक है, क्या है, ग्रह है। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब देखिए ग्रह समझ लिया आपने, उपग्रह समझ लिया आपने, स्टार या तारा समझ लिया। अब समझना क्या है आपको, अब इनके नियम समझने हैं। अच्छा, एक चीज ये समझ लीजिएगा कि जैसे ये तारा है, ये आपके ग्रह हैं, पृथ्वी का जैसे क्या है, पृथ्वी का केवल एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है, प्राकृतिक उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। क्या है, चंद्रमा। अब देखिए ये सवाल भी पूछा जाता है, हालांकि दूसरे टॉपिक में है लेकिन बताते चलें, सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं, सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं, उपग्रह किस ग्रह के हैं। ठीक है, तो देखिए सब इसके पहले मतलब क्या था, बृहस्पति ग्रह था। ठीक है, बृहस्पति ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह थे, लेकिन इस समय सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं, शनि के। शनि के सर्वाधिक उपग्रह हैं, शनि के 82 हैं और बृहस्पति के 79 हैं। ठीक है, 79 है बृहस्पति के और शनि के कितने हैं, 82 हैं। 20 उपग्रह इसमें बढ़ गए हैं शनि के। अमेरिकी एजेंसी ने पता लगाया, अमेरिका विद्वानों ने
पता लगाया अमेरिकी वैज्ञानिकों ने कि वहाँ पर जो है कुछ चीज़ें खोजी गई और कुछ नए ग्रहों का पता चला, जिससे ये इसको क्रॉस कर गया। मतलब ये अपडेटेड चीज़ है। अगर आप अपडेटेड हैं तो ठीक है, नहीं अपडेटेड है तो याद रखिएगा। सर्वाधिक उपग्रहों की संख्या किसकी है? शनि की है 82, और दूसरे नंबर पे कौन आता है? 79 के साथ बृहस्पति ग्रह आता है। तो ये उपग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण बात हो गई जो जानना आपके लिए आवश्यक था। अब देखिए, ये आपने ग्रह और उपग्रह समझ लिया, तारे समझ लिए। अब एक नई चीज केपलर का नियम हम जानेंगे थोड़ा सा, ठीक है। मान लीजिए जानना आपके लिए जरूरी है, ग्रहों की गति के संबंध में कुछ नियम दिए हैं, बहुत सरल रूप से आप जानेंगे जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। बाकी अंदर आपको इसका कैलकुलेशन नहीं करना है, न्यूमेरिकल्स नहीं लगाना है, लेकिन मोटी बातें आप समझ लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ठीक है। अब ग्रहों की गति संबंधी केपलर का नियम। किसका नियम? केपलर का नियम। इन्होंने 3 नियम दिए हैं। कितने दिए हैं? 3 नियम। ये थे कौन? ये जर्मन खगोल शास्त्री थे, ठीक है, जर्मन खगोल शास्त्री केपलर, ठीक है। चलिए, इन्होंने क्या नियम दिया है? पहला नियम इनका देख लेते हैं। प्रथम नियम में इन्होंने क्या दिया है, ठीक है। प्रथम नियम में ये क्या कहते हैं? प्रथम नियम में कहते हैं कि सभी ग्रह सूरज के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में जो है क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं, ठीक है। इनका पहला नियम है कि सभी ग्रह, ये इन्होंने ही बताया कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ, मतलब बड़ी कक्षा है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में उसकी क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं? उसकी परिक्रमा करते हैं। ये इनका पहला नियम है। क्या पहला नियम है? कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में जो है क्या कहते हैं? परिक्रमण करते हैं या परिक्रमा करते हैं। और सूर्य कहाँ होता है? कक्षाओं के एक फोकस बिंदु पे होता है। कक्षाओं के फोकस पर सूर्य स्थित होता है, ठीक है। क्लियर हुआ? अब जैसे मान लीजिए मैंने पहले ही बताया, सूर्य ये है, ये इसकी कक्षाएं हैं, ठीक है, अलग अलग ग्रहों की। तो फोकस पे किस पे है? फोकस पे कौन है? सूर्य है, ठीक है। कक्षाओं के फोकस पे कौन है? सूर्य। ये इनका पहला नियम है, बस इतना आप याद रखिए। दूसरा नियम आप देख लीजिए, केपलर का जो है दूसरा नियम क्या कहता है, क्या उसको हमें समझना है उसके विषय में। केपलर का दूसरा नियम कहता है कि सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा, जैसे एक ग्रह सूर्य है, ठीक है। अब ये एक कक्षा हो गई किसी भी ग्रह की, ये इसकी एक स्थिति है, ये इसकी एक स्थिति है, ये इसकी 4 स्थितियां हैं परिक्रमा करने के दौरान, ठीक है। अब देखिए, ये ध्यान दीजिए कि ये जो दूरियां हैं ये निकटतम है, मतलब 2 बार ऐसी स्थिति में ये ग्रह गुजरेगा जब सूर्य से इसकी दूरी निकटतम होगी, और 2 बार ऐसा होगा जब जो है इसकी दूरी क्या होगी? अधिकतम होगी। क्या होगी? अधिकतम होगी। ये बात क्लियर है? अब देखिए, ये कह रहा है दूसरा नियम, इनका दूसरा नियम क्या कहता है? केपलर का द्वितीय नियम। बस थोड़ा सा समझ लीजिए, आपको ये क्लियर रहे कि इसका नियम क्या है, ठीक है। अब देखिए, ये कह रहा है कि सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली जो रेखा है समान समयांतरालों में, अगर ये वाला समयांतराल है और ये वाला समयांतराल है, तो ये कह रहा है कि समान क्षेत्रफल पार करती है। मतलब आप देखिए, ये वाला जो क्षेत्रफल जितना होगा उतना ही ये वाला क्षेत्रफल होगा, या ये वाला जो क्षेत्रफल होगा उतना ही क्षेत्रफल ये वाला होगा। ये समझने की बात है। मतलब एक चीज इसमें हमने पहले ही बता दी कि ये क्या होती है, जब सूर्य होता है, ठीक है, जब सूर्य सबसे नजदीक होता है ग्रहों की, ठीक है, तो ये एक तो दूरी इनकी क्या होती है? न्यूनतम होती है,
ये दूरी अधिकतम होती है, और जब दूरी न्यूनतम होगी तो इनकी चाल जो है बढ़ जाती है, यही आपको याद करना है। और अगर दूरी अधिकतम होती है तो चाल क्या होगी, घट जाएगी। ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर किसी ग्रह की दूरी सूर्य से जब निकटतम होगी तब उसकी चाल क्या होगी, बढ़ जाएगी, और दूरी जब अधिकतम होगी तब क्या होगी, चाल घट जाएगी। ये बात आप याद रखिएगा। ये इनका दूसरा नियम है, ठीक है। इस नियम में आपको कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं है कि आपको जो है याद करना है, बस थोड़ा सा समझना है कि ग्रहों की गति में इन्होंने कुछ नियम दिया था, ठीक है। वो नियम आपको ये पता होना चाहिए बस, और इससे कोई संबंधित विशेष सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन आपको जानना आवश्यक है। अब तीसरा नियम क्या कहता है, इनका एक नियम और है, वो है तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम में यह है कि इनकी जो वृत्ताकार कक्षा है, मतलब इसमें मोटी मोटी बात यह है कि सूर्य से ग्रहों की जो दूरी होती है, ग्रहों की दूरी, इसको सरल भाषा में आप बस समझ लीजिए ताकि आपको ये पता रहे। सूर्य से जो ग्रहों की दूरी होती है, इसी के आधार पर ग्रहों की दूरी के अनुसार ही जो है, अनुसार ही उनका परिक्रमण काल होता है, परिक्रमण काल होता है। बस ये चीज आप महत्वपूर्ण है, आप ये चीज जान लीजिए तीसरे नियम में, उनका जो परिक्रमण काल होता है हर ग्रह का अलग अलग होता है, और ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है सूर्य से उनकी दूरी के आधार पे। जैसे ये ग्रहों का अपना परिक्रमण काल है, इनकी परिक्रमा कक्षा है। सबसे निकटतम ग्रह सूर्य के कौन है, बुध है। कौन है, बुध है। अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि केवल 88 दिन, 88, केवल 88 दिन में बुध जो है एक चक्कर लगा लेता है। किसका, सूर्य का। मतलब इसका जो है परिक्रमण काल कितना है, मात्र 88 दिन। पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना है, 365 सही 1/4। अब सोचिए 365 दिन होता है और 6 घंटे होते हैं, ठीक है। ये जो है 365 से 1/4 दिन कहिए, या 365 दिन 6 घंटे कहिए। यही 4 साल में, जब 4 साल में 6 घंटे को जोड़ दिया जाता है तो 366 दिन हो जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, लीप ईयर या लीप वर्ष, ठीक है। क्लियर हुआ। इसमें फरवरी में एक दिन जोड़ दिया जाता है। क्लियर हुआ। तो 88 दिन जो है इसका परिक्रमण काल है। क्यों है, क्योंकि इसकी जो है दूरी क्या है, इसकी दूरी कम है। दूरी कम होगी तो परिक्रमण काल कम होगा। इसी तरह जो मैक्सिमम दूरी 165 साल है, 165 वर्ष किसकी दूरी है, ये है आपकी जो है वरुण या नेपच्यून। नेपच्यून। बुध को क्या कहते हैं, मरकरी, ठीक है। मरकरी की कितनी है, 28 दिन है, और इसकी कितनी है, वरुण की 165 वर्ष। अब सोचिए 165 वर्ष में ये एक चक्कर लगाता है, बहुत ही लंबा समय। 165 साल में ये आपका वरुण ग्रह जो है एक चक्कर पृथ्वी का लगाता है, और 88 दिन, मात्र 88 दिन में ही जो है बुध एक चक्कर लगा लेता है। तो ये जो परिक्रमण काल है ये किस पे डिपेंड करता है, ग्रहों की दूरी पे डिपेंड करता है। इसमें कैलकुलेशंस है, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है। जो मूल बातें हैं वही आपको जाननी है, जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। हमको फिजिक्स का विद्वान नहीं बनना है, हमको कैलकुलेशंस नहीं करना है। जो महत्वपूर्ण बातें हैं तीनों मैंने सरल भाषा में आपको समझा दिया। तो ये तीनों नियम ग्रहों की गति से संबंधित हैं, और दिया है किसने, जर्मन खगोल शास्त्री ने। तो आपको ये याद रहना चाहिए, ठीक है। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे, तो आप क्या उत्तर लगाएंगे, केपलर ने, ठीक है। किसने दिया था, केपलर ने दिया था। चलिए दोस्तों, ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। तो अब इस टॉपिक में बस इतना ही, और बाकी जो चीज़ें हैं हम अगले इस टॉपिक में तो बाकी कुछ भी नहीं है। अगला जो टॉपिक होगा वो हम अगली क्लास में देखेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले टॉपिक में, ठीक है। जय हिंद।